नमस्कार साथियों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने आर्म्स एक्ट में धारा 42 तक पढ़ लिया था। लास्ट धारा हमने धारा 42 पढ़ ली थी कि अग्नायुधों के गणना करने की शक्ति धारा 42 में बता रखा था कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को ऑथोराइज करवा के उसके किसी भी अधिकारी को काउंटिंग करवा सकती है, गणना करवा सकती है, सेंसस करवा सकती है कि कितने अग्नायुध किस क्षेत्र में हैं। आज हम धारा 43 से शुरुआत करेंगे कि धारा 43 क्या कहती है। डेलीगेशन करने की शक्ति, प्रत्यायोजित करने की शक्ति, डेलीगेट करना, अपनी पावर किसी और व्यक्ति को दे देना। कि सरकार को इस अधिनियम के अधीन जहां जहां भी कोई पावर दी गई है, जैसे धारा 4 में केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ये कर सकती है, और कहीं भी दी है कि केंद्र सरकार के पास ये पावर है, राज्य सरकार के पास ये पावर है। तो केंद्र सरकार को जहां जहां भी इस अधिनियम के अंदर कोई पावर मिली है, उन पावर को वो किसी केंद्र सरकार के किसी अधिकारी को डेलीगेट कर सकती है, या कोई राज्य सरकार के किसी अधिकारी को या किसी भी प्राधिकारी को डेलीगेट कर सकती है। कहां पर शक्तियां दी गई है तो हम देखते हैं, तो कहीं जगह पर आप देखोगे कि केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच किया जा सक तलाशी की जा सकती है, अभिग्रहण किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को नोटिफाई कर सकती है, केंद्र सरकार किसी हथियारों के संबंध में अधिसूचना निकाल सकती है। तो जहां जहां केंद्र सरकार को पावर दी गई है अधिसूचना निकालने की, किसी व्यक्ति को ऑथोराइज करने की, या किसी क्षेत्र के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए आयुध के संबंध में जो भी नोटिफिकेशन नियम बनाने के संबंध में केंद्र सरकार को पावर मिली है, उन पावर्स को ये डेलीगेट करने की बात करेगा। पर दो पावर्स को ये एग्जेम्प्ट करके चलता है, छोड़कर चलता है कि ये दो पावर केंद्र सरकार के पास ही रहेगी, केंद्र सरकार किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकती। कौन सी दो पावर है और कौन कौन सी पावर डेलीगेट की जा सकती है, उस पर चर्चा करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, कई बच्चे क्या है आंसर राइटिंग करते हैं तो बार बार राज्य सब सरकार लिख देते हैं। आयुध अधिनियम में आर्म्स एक्ट के अंदर सभी प्रकार की शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। सेंट्रल का काम है आर्म्स, केंद्र का विषय है हथियारों से संबंधित विषय। आप जब संविधान पढ़ेंगे, संविधान में आप संघ सूची देखेंगे, उसमें आते हैं आयुध, गोला बारूद का। तो केंद्र से संबंधित विषय केंद्रीय कानून बनाएगा, केंद्रीय नियम बनाएगा, और जहां जहां कई शब्द आएंगे वहां केंद्र सरकार आएगा। कई बच्चों ने राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लिखा हुआ है, तो ये राज्य का विषय नहीं है, टोटल केंद्र के अधीन विषय है। तो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इंस्ट्रक्शन दे सकेगी। पर दो चीजों को छोड़ रहा है। धारा 41 के अधीन शक्ति, धारा 41 में क्या थी, छूट देने की शक्ति थी, छूट देने की शक्ति कि किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, व्यक्तियों के वर्ग को, किसी आयुध या आयुध के वर्ग को कोई धारा को छूट दे सकती है अधिसूचना के द्वारा। तो धारा 41 वाली पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती, ठीक है। और धारा 44 के अधीन नियम बनाने की शक्ति, हर अधिनियम के अंत में धारा होती है नियम बनाने की शक्ति, कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रवर्तन करने के लिए जो भी आवश्यक है वो नियम बना सकेगी। उस नियम में इसके अंदर जहां जहां कोई बातें लिखी हुई है कि अपील किसको की जाएगी, कितने दिन के अंदर की जाएगी, आर्म का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा, हर जो चीज लिखी हुई है उनके संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रत्येक एक्ट के लास्ट में दी जाती है। तो यहां धारा 44 में दे रखी है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति की इस एक्ट से संबंधित प्रोविजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को होगी। तो ये दो धाराओं को तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते, दो धारा के अंदर जो पावर है उनको तो डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 41 छूट देने की शक्ति और धारा 44 में नियम बनाने की शक्ति से भिन्न, इन दो को तो नहीं। यहां लिख दिया शक्ति से भिन्न, मतलब इन दो चीजों को तो छोड़ रहे हैं। धारा 41 और 44 की पावर डेलीगेट नहीं की जा सकती। इससे भिन्न जिस किसी भी शक्ति या कृत्य का प्रयोग और पालन उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है। और कहीं पर भी केंद्र सरकार को कोई शक्ति है, कोई कार्य है, कोई एक्ट है जिसका प्रयोग या जिसका पालन केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम में किया जाना चाहिए, वो उसका प्रयोग या पालन ऐसी बातों के संबंध में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।
कि जो पावर्स है उनका प्रयोग या उनका पालन ऐसी बातों के संबंध में जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन में बताएगी कि हम ये पावर तो इस राज्य को या राज्य के किसी अधिकारी को या केंद्र के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को दे रहे हैं, साथ में कुछ शर्तें भी अधिरोपित कर सकेगी कि जो भी यह प्राधिकारी शक्ति का प्रयोग करेगा उस शक्ति का प्रयोग करने का रिव्यू करने का पावर केंद्र सरकार को होगा, या फिर उससे उस शक्ति का प्रयोग करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। कोई भी शर्तें डाल सकती है केंद्र सरकार अपनी शक्ति किसी दूसरे को देने के समय। जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि कुछ 2-3 दिन पहले मैंने अपनी सोशल मीडिया में कम्युनिकेशन, आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए किसी साथी को हायर किया कि आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको युक्त फीस दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, अपनी कुछ पावर उसको डेलीगेट कर दी, पर मैंने एक बाउंडेशन अभी डाल रखी कि मुझे जब कभी भी लगेगा कि तेरे काम में कहीं से भी शिकायत आई, कहीं भी मुझे लगा कि किसी व्यक्ति ने मेरे को कहा है कि आप ठीक से बात नहीं करते, ठीक से टेकल नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते किसी व्यक्ति को, तो मैं ये सारी शक्तियां वापस ले लूंगा। या कोई भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जिसमें तुम्हें डाउट है सोचने की, तो मेरे से पूर्व मंजूरी लेकर ही चलोगे। तो मैंने अपनी शक्तियां तो उसे डेलीगेट कर दी, पर उस पर एक लगा रखा है कि हर चीज के लिए मेरे से प्रीवियस सैंक्शन लो, किसी भी बात के लिए, उसके बाद ही कोई चीज ग्रुप में डाली जानी चाहिए इस संबंध में, या किसी का भी जवाब दे रहे हो तो इस संबंध में उस बोल रखा है कि फुल पावर यूज करने से पहले जहां जहां डाउट हो मेरे से क्लियरेंस लेकर ही आगे बढ़ना। तो सेम ऐसा ही कि केंद्र सरकार जब इस एक्ट के अधीन अपनी पावर डेलीगेट करेगी किसी केंद्र सरकार के ऑफिसर को या राज्य सरकार के ऑफिसर या उस किसी अथॉरिटी को, तो केंद्र सरकार ऐसी शक्तियां, ऐसे कृत्यों के पालन के संबंध में कुछ शर्तें अधिरोपित कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएगी, उसके अधीन रहते हुए ही ऐसी शक्तियां डेलीगेट की जाएगी। क्या क्या शक्तियां डेलीगेट कर सकती है? 2 प्रकार की शक्तियां, या तो केंद्र सरकार के अधीनस्थ सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर या प्राधिकारी को, या तो केंद्र सरकार के सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर को या प्राधिकारी को। सर प्राधिकारी क्या होगा? प्राधिकारी एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास रूल्स बनाने से लेके सारी प्रकार का कार्य करने की एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करते हैं। जैसे केंद्र सरकार अपने किसी भी विभाग को या अपने किसी भी गवर्नमेंट बॉडी को धारा 43 के अंतर्गत शक्तियां दे सकती है। प्राधिकारी के अंदर एक व्यक्ति भी आता है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी आता है और एक इंस्टीट्यूट भी उसके अंदर आती है। जैसे कि राज्य के अंदर कई प्रकार के आपने देखे होंगे आयोग, जैसे सैनिक कल्याण आयोग होता है, कृषि कल्याण आयोग होता है, कृषि आयोग। ऐसे किसी भी आयोग को, जिसको कमीशन कहते हैं इंग्लिश में आयोग को, ऐसे किसी भी कमीशन को पावर डेलीगेट करते सैनिक कल्याण आयोग को कह देंगे कि आप आयुध के संबंध में रूल्स बना सकते हो, आयुध के संबंध में जो जो शक्ति हमने आर्म्स रूल में दे रखी है उनका वो कर सकते हो, यूज कर सकते हो, हम आपको ये पावर डेलीगेट करते हैं, पर प्रीवियस सैंक्शन आपको लेनी होगी। तो ऐसी कोई भी केंद्र सरकार के अधीनस्थ कोई भी ऑफिसर हो सकता है या कोई भी प्राधिकारी हो सकता है। प्राधिकारी में 2 चीजें सम्मिलित है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई निकाय हो सकता है, या स्वायत्तधारी संस्था भी हो सकती है। किसी प्रकार की स्थिति हो सकती है प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत। तो केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के अधीनस्थ किसी भी ऑफिसर को या प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी, या फिर राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी द्वारा इन शक्तियों का उपयोग किया जा सकेगा, जिसको भी अधिसूचना में बताया। तो केंद्र सरकार, उपधारा 1 को शॉर्ट में समझ लीजिए। केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धारा 41 और धारा 44 की शक्तियों से भिन्न सभी शक्तियां जो इस एक्ट के अंदर उसे पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किया जाना है, उन्हें ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में बताई जाए, विनिर्दिष्ट की जाए, केंद्र सरकार के किसी अधीनस्थ ऑफिसर या प्राधिकारी को, या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ
अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपयोग में लिए जाने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी, और बाद में जिसको भी विनिर्दिष्ट किया जाता है वो केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा, चाहे राज्य सरकार करो, चाहे केंद्र सरकार के कोई ऑफिसर द्वारा की जाए, या राज्य सरकार के किसी ऑफिसर या प्राधिकारी द्वारा की जाए। उपधारा 2, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई नियम किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी ऑफिसर या प्राधिकारी को शक्तियां प्रदान कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम कहां बनाएगा? सेक्शन 44 नेक्स्ट सेक्शन बताएगा कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रवर्तन करने के लिए नियम बना सकेगी। तो केंद्र सरकार ने इस एक्ट के अधीन जो नियम बनाए, मैं बार बार चर्चा करता हूं, आर्म्स रूल 2016 बने हुए हैं। तो केंद्र सरकार जो भी रूल्स बनाएगी उसमें कोई राज्य सरकार को या राज्य सरकार का अधीनस्थ कोई अधिकारी प्राधिकारी को भी शक्ति दे सकेगी। रूल्स में भी पावर डेलीगेट कर सकेगी कि इस पावर का यूज राज्य सरकार के इस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार के स्वयं के द्वारा किया जाएगा। और साथ में शक्तियां प्रदान करने के साथ में उस पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, या उनको शक्तियों का प्रदान करना या कर्तव्यों का अधिरोपण करना प्राधिकार कर सके। या तो उनको अथोराइज कर देगी कि इन शक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हो, इन ड्यूटी का आप पर ड्यूटी इंपोज की जाती है, या फिर डायरेक्ट प्रदान ही कर देगी। या तो अथोराइज करना या प्रदान करना, दोनों में से कोई भी कार्य कर सकती है। बात समझ में आ गई होगी। 43(1) में केंद्र सरकार 41-44 से भिन्न सभी शक्तियां केंद्र सरकार के अधिकारी को या राज्य सरकार को या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को दे सकेगी। उपधारा 2 कहती है कि केंद्र सरकार के अधीन जो रूल बनाए गए हैं इस अधिनियम के अधीन, उस रूल में भी कोई शक्तियां हैं वो राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदान कर सकेगी। सिंपल सी बात है। पावर टू डेलीगेट, प्रत्यायोजन करने की शक्ति। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, केंद्र सरकार ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा डायरेक्ट दैट एनी पावर और फंक्शन विच में एक्सरसाइज और परफॉर्म बाय अंडर दिस एक्ट, कि जो भी शक्तियां हैं, जो भी कार्य है वो इस एक्ट के अंदर में परफॉर्म करना है केंद्र सरकार को, अदर देन, यहां पर एक्सेप्शन दे दिया, अदर देन द पावर ऑफ सेक्शन 41 एंड द पावर ऑफ सेक्शन 44 में, कि धारा 41 और धारा 44 की शक्तियों के अलावा बाकी सभी शक्तियां जो केंद्र सरकार के द्वारा इस एक्ट के अधीन एक्सरसाइज की जाती है, वो सभी शक्तियां और फंक्शन केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इन द रिलेशन ऑफ सच मैटर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, जो भी मैटर बताए जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट बताए जाएंगे, उनके संबंध में कुछ कंडीशन उस पर इंपोज की जा सकती है। एज एनी, जो भी इंपोज किया जाए, इट में स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन बी एक्सरसाइज एंड परफॉर्म आल्सो बाय, इसके द्वारा की जा सकती है एक्सरसाइज और परफॉर्म सच ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में कोई ऑफिसर हो सकता है, अथॉरिटी हो सकती है, जैसी भी गजट नोटिफिकेशन में बताया जाए, या सच गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट के सच ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में कोई भी अथॉरिटी या ऑफिसर है उसके द्वारा। एज में भी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, इनमें से या तो इसको शक्तियां देंगे या इसको देंगे, जो भी होगा वो नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा कि केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को दे रहे हैं, या राज्य सरकार को दे रहे हैं, या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को दे रहे हैं। एनी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अधीन जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, में कन्फर पावर और इम्पोज ड्यूटी, उस रूल्स में भी पावर को और ड्यूटी को इम्पोज किया जा सकता है। अथोराइज द कन्फरिंग द पावर और इम्पोजिशन, या तो कन्फर किया जा सकता है पावर को और ड्यूटी को इम्पोज किया जा सकता है, या अथोराइज कर सकते हैं कि आप इस पावर को कन्फरिंग कर लेंगे, या इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी किया जा सकता है, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट पे करो या स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर पे करो। हेडिंग पढ़ लेना, दो चीजें देख लेना, पावर किस कौन कौन सी डेलीगेट नहीं होती। एक तो धारा 41 नहीं होगी, धारा 44 की पावर डेलीगेट
नहीं होगी, ये दोनों पावर नहीं होगी। और किसको हो सकती है, तो ए और बी पॉइंट दोनों याद रख लेना, बस इतना सा। हेडिंग पढ़ो 4144 नहीं हो सकती, और ए बी ये याद रख लो कि ए और बी पॉइंट है कि किस किस को पावर डेलीगेट होगी। बाकी कुछ भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पूरी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में बांट लो, सीधा सा आंसर निकल जाता है। नियम बनाने की शक्ति किसी काम की ये सेक्शंस नहीं है। हेडिंग के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, पहली लाइन पढ़ लो कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जो भी रूल्स बनाएगी वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। पढ़ते हैं सब सेक्शन 1। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज यहां से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप निश्चिंत होकर इसको छोड़ देना, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से छोड़ देना, पूरा के पूरा सेक्शन ही छोड़ देना। सिर्फ हेडिंग पढ़ो, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस एक्ट के प्रोविजनों के लिए नियम बना सकेगी। फिर भी कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये धारा हो सकता है तब है बचने के लिए सर डायरेक्ट छुड़वा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबा अनुभव है पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का, तो उसके आधार पर मैं बताता हूं कि ये धारा नहीं आ रही। क्या क्या नियम बना सकती है, 2 मिनट का 5 मिनट का समय लेकर एक बार आपकी आंखों के सामने से निकाल देंगे कि उन नियमों में क्या क्या विषय शामिल हो सकेंगे, किसके लिए बंद करेगी। तो लाइसेंस अथॉरिटी की नियुक्ति, उसकी अधिकारिता कहां कहां होगी, लाइसेंस अथॉरिटी किस किस क्षेत्र पर नियंत्रण रखेगा और उसके करते क्या क्या होंगे। ठीक है, वो क्षेत्र और आयुध और गोला बारूद का प्रवर्ग जिनके लिए लाइसेंस वो जारी कर सकता है, कि इस एरिया के लिए लाइसेंस जारी करेगा, इस क्लास के आयुध इस क्लास के गोला बारूद के लिए कर सकेगा। क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट को अगर आप पावर दे दोगे कि वो आयुध गोला बारूद के लिए लाइसेंस दे दे, तो वो तो मिसाइल के लिए भी लाइसेंस दे देगा, तोप बनाने के लिए भी लाइसेंस दे देगा। तो ये एक क्लास बतानी पड़ेगी कि आप केवल इस रेंज तक के हथियारों के संबंध में ही लाइसेंस जारी कर सकते हैं, केवल इस क्षेत्र के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइसेंस अथॉरिटी की नियुक्ति, अधिकारिता, क्या ज्यूरिडिक्शन हो गया, कहां पर कितना कंट्रोल होगा उसका, और क्या क्या एक्ट होंगे, क्या क्या करते होंगे। लाइसेंस कैसे अनुदान किया जाएगा, कैसे नवीनीकरण के लिए आवेदन होगा, आवेदन का प्रारूप भी उस नियम में बताया जाएगा, और भी कोई विशिष्टताएं हैं। जहां रिन्यू किया जा रहा है तो वह समय जिसके अंदर रिन्यू किया जाना चाहिए। ठीक है, लाइसेंस को रिन्यू और लाइसेंस का ग्रांट हो रहा था तो उसके लिए आवेदन के प्रारूप क्या है, और रिन्यू कर रहे हो तो कितने दिन के अंदर, वह प्रारूप और वह शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस अनुदत किया जाएगा। लाइसेंस का प्रारूप क्या होगा, कौन सी शर्तें होंगी, उसके देने से कब इनकार किया जा सकेगा, कब उसको रिन्यू किया जाएगा, फेर फार किया जाएगा, निलंबित और प्रतिसंग्रहित किया जाएगा। तो वो सभी प्रारूप और शर्तें होंगी कि इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो निलंबित प्रत्यारत कर लो, इन शर्तों का पालन नहीं होता है तो लाइसेंस देने से इनकार कर दो, ये होता है तो रिन्यू कर दो, ये होता है तो रिन्यू नहीं कर दो। वो सब उस रूल्स के अंदर लिखी होंगी। जहां की इस अधिनियम के अधीन कोई कालावधि नहीं बताई गई, लाइसेंस एक्सपायर होने से कितने दिन के अंदर आपको रिन्यू कराना। मेरे को याद है मेरा लाइसेंस 2020 में विद इन 31 मार्च को कराना था, और मैं 31 मार्च तक अपने घर नहीं था। तो मैं जैसे ही होली पर मैंने सोचा कि होली पर चलेंगे, होली पर चलते ही अपने लाइसेंस को रिन्यू करा लेंगे, गन के लाइसेंस को। 31 मार्च तक का मेरे पास टाइम पीरियड था, और मैं जैसे ही होली के पहले ही लॉकडाउन लग गया 2020 में, और मैं घर पे पहुंचा लॉकडाउन की स्थिति में, और जाकर देखा तो सब कुछ बंद था, और मुझे 31 मार्च तक अपना लाइसेंस रिन्यू कराना था, और लॉकडाउन लग चुका था। रिन्यू नहीं कराए तो कई तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती है, और उस समय कोई बात करने वाला नहीं था। कलेक्ट्रेट ऑफिस बंद है, सब कुछ बंद है, सब लोग अपने घर से काम कर रहे थे, कलेक्टर से लेकर उनके पीए तक सब लोग अपने घर से काम कर रहे थे। तो उस दौरान की कितने समय में मेरे को रिन्यू कराना, भाई 31 मार्च का टाइम था, मैं नहीं करा सका, क्या मुझे 90 दिन मिलेंगे रिन्यू कराने के लिए। तो मैंने वो अक्टूबर में कराया, क्योंकि सरकार का जनरल रूल्स वहां ये कहता था कि आपको 30 दिन के अंदर रिन्यू कराना होगा, लास्ट डेट है जो भी लाइसेंस की। पर उन्होंने उसको
6 महीने एक्सटेंड किया, बाद में और एक्सटेंड कर दिया मैंने विद इन अक्टूबर में, जब लॉकडाउन थोड़ा खुला सितंबर अक्टूबर में, तब उसको रिन्यू कराया 5 साल के लिए। तो वो टाइम पीरियड बता सकता है कि कब रिन्यू कराना है कब नहीं कराना। अनुज्ञप्ति का अनुदान और नवीनीकरण के किसी आवेदन के बारे में या किसी अनुदत और नवीकृत अनुज्ञप्ति के बारे में दे फीस और उसके संदाय की रीति, कि लाइसेंस कैसे ग्रांट करेंगे, क्या फीस होगी, कैसे उसका फीस को दिया जाएगा, क्या स्टाम्प पेपर पे दी जाती है फीस या ऑनलाइन जमा कराई जाती है, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी के रूप में पे की जाती है, ऑनलाइन जमा कराई जाती है, वो सारा प्रारूप क्या होगा, ये सारा उस रूल्स में होंगे। और क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, ये पढ़ने नहीं आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। कुछ लोगों के दिमाग में वहम रहता है कि इसको आता नहीं होगा इसलिए नहीं पढ़ाते, है ना, क्योंकि इसलिए मैं आपको एक एक चीज समझा के चल रहा हूं कि ये बातें लिखिए। बाको आप हेडिंग देख लेना कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना लेगी, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनेगा, मेंस में कोई प्रश्न नहीं आएगा धारा 44 में से। वह रीति जिससे अग्नायुध या गोला बारूद को खोज निकालने के लिए आइडेंटिटी जरूरी होती है, कि कोई गन है, कौन उसका निर्माता था, कौन उसका सेलर था, और किसको के लाइसेंस पर यह गन प्रदान की गई। तो कोई फायर आर्म से या गोला बारूद को खोज निकालने के लिए अग्नायुध के निर्माता का नाम, विनिर्माता क्रमांक और पहचान चित्र उस पर मुद्रांकित या अन्यथा दर्शित किया जाएगा। तो जो भी आइडेंटिटी मार्क है उसके संबंध में रूल बना सकेगी कि गन पर किस जगह पर आइडेंटिटी मार्क होना चाहिए, आइडेंटिटी मार्क के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कंपनी का नाम, बनने वाला वर्ष, उसका मॉडल नंबर, उस गन का सीरियल नंबर, और कुछ भी है कि मेड इन इंडिया है ये भी लिखना। ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि ये जो खोज निकालना शब्द यूज किया है, इस खोज निकालने का क्या अर्थ है, खोज निकालने से अवैध विनिर्माण, कोई इलीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या इलीगल उसका बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसका पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और अवैध विनिर्माण, अवैध व्यापार का पता लगाने के लिए निर्माता से लेकर, मैन्युफैक्चरर से लेकर सेलर तक, जो आर्म्स डीलर है तक, वहां तक अग्नायुध और गोला बारूद की योजनाबद्ध खोज अभिप्रेत है, कि पहले उस पर विनिर्माता का नाम होगा, फिर किस क्रेता के पास वो गई, पूरा उसका डाटा होगा, और क्रेता ने किसको बेची, क्रेता भी इसको मेंटेन करेगा। तो गन को खोज निकालने के लिए जो जो पहचान चिन्ह चाहिए, चाहे उसमें निर्माता का नाम हो, विनिर्माता संख्या हो या अन्य पहचान चिन्ह हो, वह सब दर्शित किस प्रकार से, किस रीति से किए जाएंगे, यह भी उसमें मेंशन होगा। किसी फायर आर्म्स को थेफ्ट कैसे किया जाएगा, प्रूफ कैसे किया जाएगा, ये प्रोसीजर, कि ये गन चलती है नहीं चलती है, क्या ये इतने दूर बैठे व्यक्ति को मार सकती है, तो वो सारा प्रोसीजर, थेफ्ट और प्रूफ करने से संबंधित सारा प्रोसीजर। वे अग्नायुध जो ट्रेनिंग के पर्पज से चर्या है, ये ट्रेनिंग की चर्या में उपयोग में लाए जा सकेंगे, जो ट्रेनिंग के लिए यूज में आते हैं, जैसे 15 साल वाला भी ट्रेनिंग करता है ओलंपिक में या खेलों में जाने के लिए, उन व्यक्तियों की आयु सीमाएं जो उनका उपयोग कर सकेंगे। तो जो ट्रेनिंग के पर्पज से आर्म्स होंगे वो कौन से होंगे, क्या उनकी रेंज होगी, क्या क्लास होगी, क्या किन कंडीशन पर वो 21 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रदान किए जाएंगे, उनके संबंध में क्या क्या ड्यूटी इंपोज की जाएगी। जैसे 15 साल वाले को आर्म्स का लाइसेंस दे रहे हैं ट्रेनिंग पर्पज से, क्योंकि उसको आगे शूटिंग में जाना है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। तो आप 15 साल वाले व्यक्ति को लाइसेंस दोगे तो शर्तें इंपोज कर दोगे कि शूटिंग रेंज में ही इस हथियार का यूज करेगा, बाकी कहीं भी अगर इसको चलाता मिल गया तो सीधा अंदर। या फिर वह प्राधिकारी जिसको धारा 18 के अधीन अपील की जा सकेगी। धारा 18 में जो अपील प्राधिकारी है वो कौन होगा, अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी, कितने टाइम पीरियड के अंदर अपील की जा सकेगी, और फीस क्या होगी, फीसों की वापसी का क्या प्रोसीजर होगा, ये सब रूल्स में बताया जाएगा। धारा 3 और 4 से भिन्न लाइसेंस, धारा 3 और 4 से भिन्न लाइसेंस के अधीन, अनुज्ञप्ति से भिन्न लाइसेंस के अधीन की गई किसी बात के अभिलेख और लेखा रखने का, अभिलेख और लेखा के प्रारूप और की जाने वाली प्रविष्टियां के लिए, और पुलिस ऑफिसर और किसी उसके निमित्त किसी सशक्त सरकारी ऑफिसर से ऐसे अभिलेखों और लेखाओं का प्रदर्शन। कि 3 और 4 से भिन्न किसी प्रकार का, 3 और 4 की अनुज्ञप्ति से भिन्न, अनुज्ञप्ति के अधीन
किसी भी बात के अभिलेख और लेखा रखने के लिए 3 और 4 के लाइसेंस से भिन्न किसी प्रकार का अगर लाइसेंस ग्रांट कर रहे हो तो उसका लेखा रखना है, लेखा किस प्रारूप में होगा, उस लेखा के अंदर क्या क्या प्रविष्टियां की जानी है। पुलिस ऑफिसर या उसके द्वारा कोई भी सशक्त सरकारी ऑफिसर है वो ऐसे अभिलेख रखेगा और लेखाओं को समय समय पर प्रदर्शन करेगा। डिमांड किए जाने पर इसके संबंध में रूल बना देंगे कि कैसी उनको डायरी मेंटेन करनी है, कैसा रजिस्टर मेंटेन करना है। जिस परिसर या स्थान में आयुध या गोला बारूद निर्मित किए जा रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, या जहां गोला बारूद और आयुध का विनिर्माता मैन्युफैक्चरर या व्यवहारीय डीलर है द्वारा ऐसा आयुध या गोला बारूद रखा जाता है, वहां किसी पुलिस ऑफिसर या उसके द्वारा सशक्त ऑफिसर के प्रवेश और निरीक्षण और ऐसे ऑफिसर को उनका प्रदर्शन के संबंध में नियम बना देंगे कि मैन्युफैक्चर फैक्ट्री में ये व्यक्ति निरीक्षण पर आ सकेगा, ये व्यक्ति प्रवेश करके तलाशी ले सकेगा, और जब भी आता है तो आपको जो भी चीजें डिमांड करे उसका प्रदर्शन करना होगा, तो उसके संबंध में रूल बनेंगी। वे शर्तें जिनके अद्यतन आयुध और गोला बारूद धारा 21(1) के अंदर आर्म्स डीलर और यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त किया जाएगा, और वह कालावधि जिसके अवसान पर ऐसी निक्षिप्त चीजें संप्रत हो जाएगी कि किन शर्तों में तो आपको धारा 21 के अंदर आर्म्स डीलर या यूनिट शस्त्रागार के पास हथियार जमा कराना होगा। कौन सी ऐसी चीज कंडीशन से जब जब आपको हथियार जमा कराना होगा, तो वहां कुछ कंडीशन तो मेंशन कर ही दी थी मैंने बताया, जैसे कि कोई लाइसेंस रखता है वो हिंसा या नैतिक औचार का दोषी पाया जाता है तो वो 5 साल तक लाइसेंस उसका रिवोक हो जाएगा, आपको गन जमा करानी करेगी। और भी कोई कंडीशन हो सकती है कि जिस पर्पज के लिए आपने लिया उस पर्पज से अदर यूज करते हो तो आपको धारा 21 के अंदर जमा करवानी पड़ सकती है, अगर उसके संबंध में किसी प्रकार की नोटिस दी जाती है या अन्य कोई भी शर्तें जो विहित की जाए। ये सब रूल्स में बताया जाएगा, जो भी पॉइंट बता रखे हैं कैसे लेकर डे तक के सब 3 बता रहा है कि जो भी इस धारा के अधीन नियम बनाया जाएगा वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना है और 30 दिन तक रखना है। प्रत्येक सदन के सामने 30 दिन तक रखोगे, पर एक सदन की अवधि लास्ट 15 दिन ही बची थी, आपने 15 दिन रख दिया, तो अगला सेशन जब भी शुरू होगा संसद का तो अगले सेशन में फिर 15 दिन के लिए रखो। तो ऐसी 30 दिन की अवधि एक ही सेशन में हो सकेगी या एक से अधिक सेशन में होगी। 30 दिन रखने के पश्चात संसद या तो उस पर सहमति दे देगी कि हाँ इन आर्म्स रूल को हम पर सहमति प्रदान करते हैं, सहमति प्रदान करते ही ऐसे आर्म्स रूल प्रभावी हो जाएंगे। अगर मना कर देती है तो निष्प्रभावी हो जाएंगे, या फिर सहमति देती है कुछ चेंजिंग के साथ कि इस आर्म्स रूल में ये चीजें चेंजिंग कर दो, उसके बाद इसको स्वीकृति हमारी तरफ से, तो जो मॉडिफाई आर्म्स रूल होंगे वो लागू हो जाएंगे। तो जो भी रूल्स बनाए जाएंगे इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी रूल्स बनेंगे उनको पार्लियामेंट के समक्ष रखो 30 दिन के लिए और पार्लियामेंट से स्वीकृति प्रदान करवाओ, स्वीकृत कर देती है उसी रूप में लागू होगी, चाहे मूल रूप में करो चाहे संशोधित रूप में, और मना कर देती है तो निष्प्रभावी हो जाएगा, कोई काम के नहीं रहेंगे वो रूल। ठीक है, ये हिंदी में मैंने समझा दिया, इंग्लिश में पढ़कर एनर्जी खराब करने का मतलब नहीं है। सब सेक्शन 1 ही पढ़ देता हूं। पावर टू मेक रूल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। हेडिंग पढ़ लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रूल्स बना सकती है, और ऐसे रूल सबसे किन किन मैटर से संबंधित होंगे ये मैटर बता रखा है, ए से लेकर और आगे तक आपको कहां तक बता रखा है, ए से लेकर एम तक बता रखा है। उसके बाद एवरी रूल मेड अंडर दिस सेक्शन शेल बी लेड एज सून एज इट में बी मेड, जब भी वो बनाए जाते हैं जल्द से जल्द ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे, टोटल पीरियड ऑफ 30 दिन के लिए, जो या तो एक सेशन में हो सकेगी या 2 से अधिक सेशन में हो सकेगी। और जैसे वो टाइम पीरियड समाप्त होता है पार्लियामेंट उस पर या तो अपनी कंसेंट दे देगी या फिर उसको स्वीकृत करने से मना कर देगी। तो जिस भी रूप में वो लागू होगा, अगर उस पर कंसेंट दे देती है तो सेम, मॉडिफिकेशन के लिए बोल देती है तो मॉडिफाई रूप में लागू होगा, अन्यथा वो निष्प्रभावी हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, धारा 45 बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है और प्रॉब्लम बना के क्वेश्चन लाने में धारा 45 का बहुत अच्छा महत्व है कि आर्म्स एक्ट किस किस पर लागू नहीं होगा। सॉरी,
हेडिंग लिख दिया, इंपोर्टेंट धारा लिख रहा था मैं, इसको इंपोर्टेंट की श्रेणी में लगा के रखना कि ये धारा बड़ी अच्छी है कि ये आर्म्स एक्ट किन किन पर लागू नहीं होगा। तो इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित लोगों पर लागू नहीं होगी। आर्म्स एक्ट इन लोगों पर लागू नहीं होगा, किन किन पर? आयुध और गोला बारूद को, आयुध और गोला बारूद को, किसी समुद्रगामी जलयान, पानी का जहाज, ठीक है, पानी का जहाज जिसको शिप बोलते हैं हम, तो कोई आयुध या गोला बारूद है वो समुद्रगामी जलयान जो समुद्र पे चल रहा हो उस जलयान में, या कोई वायुयान, कोई हवा में चल रहा है एयरक्राफ्ट, चाहे एरोप्लेन हो या फिर किसी प्रकार का हो, पुष्पक विमान ही क्यों ना भगवान राम का, उसके फलक पे, उसके फ्लोर पर हो अगर कोई आयुध या गोला बारूद, जो या तो पानी के जहाज पर या एयरक्राफ्ट के फलक पे हो, उसके फ्लोर पे हो, जो ऐसे जलयान या वायुयान की मामूली आयुध आदि या उपस्कर का भाग हो, कि कोई पानी के जहाज पर या एयरक्राफ्ट के फ्लोर पर कोई आयुध या गोला बारूद लगा हुआ है और उसके उस पानी के जहाज का या एयरक्राफ्ट का वो भाग है, तो उसके संबंध में लाइसेंस की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। क्या कह गया, बात समझ में नहीं आई होगी, समझाता हूं। आपने विभिन्न विमान देखा होगा, एक तो राफेल विमान था, काफी बड़ा घोटाला भी हुआ था, चर्चा भी आया था राफेल विमान में, ऐसा राफेल विमान होता है। तो ये क्या है, वायुयान ही है राफेल विमान, ठीक है, इसका नाम लिख दिया राफेल विमान। इस पर अगर कोई हथियार लगाए कि यहां पर कोई मिसाइल लगी है, तो आपको इसके संबंध में आर्म्स एक्ट लागू करने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई जलयान है, पानी के जहाजों पर भी किसी प्रकार के हथियार, मिसाइल या कोई भी गोला बारूद रहता है जो सरकार को की तरफ से अथोराइज रहते हैं, तो जो भी समुद्रगामी जलयान है जो समुद्र में चल रहा है, समुद्र के अंदर है, समुद्र के फलक पर है, या फिर वायु में कोई भी चल रहा है, उस पर लगे हुए, उसके फ्लोर पर जितने भी चीजें लगी हुई है, चाहे वो आयुध हो या गोला बारूद हो, वो उसी का पार्ट होती है। जलयान या वायुयान के मामूली आयुध आदि या उपस्कर का भाग हो तो उसके संबंध में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। अलग से आपको किसी प्रकार के आर्म्स लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कि आपने राफेल बनाया, राफेल के अंदर सीधी सी बात है कि यह युद्ध लड़ने के लिए बनाया गया विमान है, तो इसमें कई प्रकार की चीजें इनिशियल अटैच होती है, सब प्रकार की चीजें उसमें लगी होती है जो भी युद्ध लड़ने के पर्पज से चाहिए होती है। ऐसी कोई पानी का जहाज है जो भारत बनाता है, आईएनएस समुद्रादि ऐसे कर करके नाम, आईएनएस के नाम से कई पनडुब्बियां बना रखी है जो जल में चलती रहती है, या सतह पर चलने वाले विमान बनाए हैं। एक का नाम मुझे याद आता है, आईएनएस विक्रांत नाम से भारत सरकार ने बनाया था पिछले 2-3 साल के अंदर। तो ऐसा कोई भी चीज है जिस पर कोई आयुध या गोला बारूद है, उसके संबंध में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। एक मिनट थोड़ा सा साफ कर देता हूं। दूसरा, कोई केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन, आदेशों द्वारा या आदेश के अधीन कोई हथियार ले जाया जा रहा है, लाया जा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, तो उस पर यह आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। कि केंद्र सरकार के ऑर्डर से या केंद्र सरकार के ऑर्डर के, केंद्र सरकार के अधीन या तो वो कार्य किया जा रहा है, केंद्र सरकार के ऑर्डर से किया जा रहा है। तो किन किन पर, जैसे भारत सरकार की एक कंपनी है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, जो भारत सरकार के लिए वायुयान वगैरह बनाती है, तेजस वगैरह उसी ने बनाए हुए सारे वायुयान। तो केंद्र सरकार के अधीन वो कंपनी है, केंद्र सरकार, तो उस पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। वो किसी प्रकार के हथियार केंद्र सरकार की परमिशन से बना रही है तो वैलिड है। ये केंद्र सरकार के आदेशों के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करता है, पर वहां पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से यह सारा कार्य किया जा रहा है। या फिर कोई लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक होने के नाते अपने कर्तव्य की चर्या में, कि जो भी है पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो अपनी ड्यूटी के पालन में अगर कोई आर्म्स लेकर या गोला बारूद लेकर चल रहा है तो उन पर लागू नहीं होगी। कौन कौन हो सकता है? पुलिस वाले,
हथियार लेके चलते हैं पुलिस ऑफिसर, पर उनके पास लाइसेंस थोड़ी होता है। एक कांस्टेबल कंधे पे बंदूक टांग के घूम रहा है तो उसके पास लाइसेंस थोड़ी हो, तो सरकार के आदेश के अधीन चल रहा है। लोक सेवा के सरकार के लोक सेवक होने के नाते उस पर जो कर्तव्य है देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने का, इसलिए पुलिस हथियार रखती है। फॉरेस्ट गार्ड हो सकता है, फॉरेस्ट गार्ड जंगल की सुरक्षा के लिए हथियार रख सकता है। और कौन? आर्मी वाले हो सकते हैं, या और कोई भी पुलिस ऑफिसर है जिसको केंद्र सरकार ने अथोराइज किया है, पब्लिक सर्वेंट, वो सारे हथियार रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सब चीजों की एक कैटेगरी सेट कर लेना कि लोक सेवक द्वारा अगर ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हथियार रखा जाता है तो उस पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी एक्ट 1948 के अधीन कोई रेज किया, समुत्पादित का मतलब रेज करना, या कोई मेंटेन किया गया समूह है, तो नेशनल कैडेट कोर के द्वारा के अधीन कोई रेज किया या मेंटेन किया गया कोर का एनसीसी के सदस्य द्वारा, या फिर प्रादेशिक सेवा अधिनियम 1900 अधीन के अधीन रेज और बन मेंटेन की गई प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना ये इंग्लिश देख के बताता हूं इसकी क्या होती है। टेरिटोरियल आर्मी, जो हमारे भारतीय सेना में कई लोग काम करते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना के टेरिटोरियल आर्मी के ब्रिगेडियर रैंक के या कैप्टन रैंक के अधिकारी है। सचिन तेंदुलकर भी भारतीय सेना के अधिकारी है, और सचिन पायलट ने तो लंबा समय भारतीय सेना को दिया है और भारतीय सेना में टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। तो एनसीसी का कोई सदस्य है या फिर प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के अधीन रेज की गई और मेंटेन की गई टेरिटोरियल आर्मी है, उसका कोई ऑफिसर है या भर्ती किया गया कोई व्यक्ति है, या कोई भी अन्य बल है जो केंद्रीय अधिनियम के अधीन रेज किए गए या मेंटेन किए गए हैं, उनके किसी सदस्य द्वारा या अन्य बल द्वारा जो केंद्र सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं, किसी सदस्य द्वारा, अफसर, ऑफिसर या अन्य व्यक्ति द्वारा हैसियत में अपने कर्तव्यों के चर्या में। काफी लंबा हो गया, समझाता हूं इसको क्या कहना चाहता है। फर्स्ट तो एनसीसी के कोई भी मेंबर हैं, जो एनसीसी या तो रेज की गई है, बनाई गई है, या मेंटेन किया गया मेंबर है वो, ठीक है। या फिर टेरिटोरियल आर्मी है। टेरिटोरियल आर्मी हमेशा युद्ध नहीं लड़ती, उसका काम है कि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तब उसको बॉर्डर पे भेजा जाता है। वो प्रादेशिक सेना है, एक प्रदेश के लिए प्रदेश के स्तर पे उनकी एक कमांड बना दी जाती है और वहां पर कई सदस्य टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य होते हैं और वो काम करते रहते हैं देश के अंदर, अपनी जगह पर बैठे हैं आर्मी के रूप में, पर जब कभी भी उनकी जरूरत पड़ेगी बुला लिया जाता है। तो टेरिटोरियल आर्मी का कोई मेंबर है, चाहे वो तो मेंटेन हो या रेज किया हुआ हो। जैसे मैंने 3 नाम लिए थे, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन पायलट और सचिन तेंदुलकर, तो इनमें से कुछ तो परमानेंट सदस्य होते हैं जो हमेशा टेरिटोरियल आर्मी में रहते हैं और रेज किए हैं, और सचिन पायलट, सचिन तेंदुलकर और सचिन पायलट एएसपी का मतलब एफटी सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी एमएफडी, ये तीनों व्यक्ति मेंटेन किए हुए हैं। ये समय समय पे साल में 5-7 दिन आर्मी में जाते हैं, वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, काम करते हैं और जो भी इनका प्रशिक्षण वगैरह होता है उसको पूरा करते हैं, वहां के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। तो ऐसे लोग मेंटेन सदस्य कहलाते हैं और जो परमानेंट रहते हैं उनको रेज सदस्य कहते हैं। तो एनसीसी के रेज और मेंटेन सदस्य टेरिटोरियल आर्मी के मेंबर, चाहे वो रेज हो या मेंटेन हो, और किसके, कोई सेंट्रल फोर्स के द्वारा, सेंट्रल फोर्स के मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो रेज हो या मेंटेन हो। और फोर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को गजट नोटिफाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को गजट नोटिफाई कर दिया, जैसे कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्या ये ऐसा संगठन है जो देश सेवा में लगा हुआ है, इनके सदस्यों को भी हम, जब हमें युद्ध की स्थिति लगेगी
तो उनके लिए गजट नोटिफिकेशन निकाल देगी कि ये लोग भी हथियार लेकर बॉर्डर पर लड़ने आ सकते हैं। किसी भी संगठन के लिए, मैं आरएसएस की बात नहीं करता हूं, और संगठनों की भी बात कर ले, ठीक है। आजकल थोड़ा डिक्टेटरशिप चल रही है तो आरएसएस का नाम लेना जरूरी हो जाता है, नहीं तो कल ईडी मेरे घर पे आ जाए, मुझे लेना देना पड़ जाए। तो आरएसएस या फिर अन्य कोई भी संगठन है जो देश सेवा में लगा हुआ है, वो सारे संगठन के किसी सदस्य को केंद्र सरकार गजट नोटिफाई के द्वारा कर सकती है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग बताए गए, इनके संबंध में ये एक्ट लागू नहीं होगा अगर उनको नोटिफाई कर दिया। दोबारा बता देता हूं यहां पर, वेट करना 1 मिनट। एक तो नेशनल कैडेट कोर के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, टेरिटोरियल आर्मी के कोई भी सदस्य या मेंटेन किए गए सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, कोई भी सुरक्षा बलों का जिनको केंद्रीय अधिनियम के अधीन समुत्पादित किया गया है या बनाए रखा गया है। केंद्र ने कोई भी सेंट्रल एक्ट के अधीन किसी भी फोर्स को बनाया गया, मेंटेन किया गया हुआ है। जैसे केंद्र के कहीं सदस्य होते हैं, जैसे राजस्थान ने भी अपनी एक आर्मी बनाई है, तो ये राजस्थान के गवर्नमेंट के अधीन बनी हुई है। केंद्र सरकार भी ऐसी कोई छोटी मोटी सैनिक टुकड़ी बना के रखती है जिसे इमरजेंसी अवस्थाओं में काम में लेती है। तो उसके संबंध में अगर केंद्रीय एक्ट के अधीन बनाया गया, रेज किया गया और मेंटेन किए गए सदस्य हैं उनके द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 4th पॉइंट आता है कि शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी को, सदस्य को, किसी ऑफिसर को या भर्ती किए गए व्यक्ति की हैसियत में अगर वो अपने कर्तव्यों की चर्या में, ये चारों लोग अपने कर्तव्यों की चर्या में ही आर्म्स यूज करेंगे, जनरली नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हो तो गन डाल के घूमोगे। जब आप टेरिटोरियल आर्मी का कोई ड्यूटी को फॉलो अप कर रहे हो तो आप आर्म्स एक्ट के आप पर लागू नहीं होगा, आप हथियार लेकर चल सकते हो। कब कब इन चारों के इस 3rd कैटेगरी के लिए लागू करता है कि आयुध और गोला बारूद का अर्जन कर सकता है, पोजीशन में रख सकता है, उसको कैरी कर सकता है। उसके लिए निर्माण, मरम्मत, संपरिवर्तन, परख, प्रसिद्धि, विक्रय, आयात और निर्यात, परिवहन को सबको केंद्र सरकार के द्वारा वैलिडेट किया जा सकता है। इन तीनों कैटेगरी के लिए ये कॉमन बात लागू हो रही है, 1st, 2nd और 3rd के लिए, कि इनके संबंध में लोक सेवक है तो वो भी पोजीशन में रख सकता है, एक्वायर कर सकता है, कैरी कर सकता है, विनिर्माण, मरम्मत, संपरिवर्तन, इनके संबंध में कोई भी कार्य कर सकता है, उन पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। 4th, अप्रचलित प्रकार का या पौराणिक मूल्य के या बेमरम्मती शस्त्र, ऐसे शस्त्र जो प्रचलन में ही नहीं रहे। पुराने समय पे हो सकता है वो अच्छे आयुध थे 200 साल पहले, पर अब प्रचलन में नहीं रहे। पौराणिक मूल्य का है, बहुत पुराने समय का है, कोई काम का नियम, म्यूजियम में रखने लायक है, या बेमरम्मती शस्त्र जिनकी मरम्मत अब नहीं की जा सकती, चाहे वह मरम्मत होने या बिना मरम्मत के ही अग्नायुद्ध के तौर पर उपयोग में लाए जाने के योग्य न हो। ऐसे हथियार जो अब कोई काम के नहीं रह गए, उनको मरम्मत करा लो तो भी वो फायर आर्म्स के रूप में यूज नहीं हो सकते। कोई काम के ऐसे हथियार नहीं है, उनके संबंध में ये लागू नहीं होगा। जैसे कहीं आप म्यूजियम में देखते हैं कि अकबर के समय की गन है, ये सम्राट अशोक के समय की गन है, या उस समय की तलवार है, और आज वो किसी भी काम के नहीं है, उसमें अगर बारूद डाल के, गोली डाल के चलाया जाए तो वो नहीं चल सकते। तो ऐसे हथियार जो अप्रचलित प्रकार के हैं, या जिनका पौराणिक मूल्य बहुत पुराने थे, या बेमरम्मती है, जिनको मरम्मत नहीं किया जा सकता, जिनकी मरम्मत हो ही नहीं सकती, और मरम्मत कर लो तो भी वो अग्नायुद्ध के रूप में उपयोग में लाने के योग्य नहीं बचे हैं, तो उन पर भी धारा 45 कहती है कि आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। या आर्म्स और गोला बारूद के शुद्र भागों को, शुद्र भाग मतलब कोई माइनर पार्ट्स हैं उनके, जो उस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जित और कब्जे में रखे गए पूरक भागों के साथ उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित ना हो। आर्म्स और एम्यूनिशन का कोई छोटा सा भाग है, जैसे बारूद बनाते हो तो पोटेशियम की बहुत जरूरत होती है, नाइट्रेट की जरूरत होती है। मेरे घर में पोटेशियम रखा हुआ है,
या मेरे घर में पोटेशियम नाइट्रेट टोटल ही मिला के रखा हुआ है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में एक बोतल में पोटेशियम नाइट्रेट रखा है तो मैं गोला बारूद रख के भेज रहा हूँ। भले वो गोला बारूद का छोटा पार्ट है, शुद्र भाग है, माइनर पार्ट है, कि अगर वैसा पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 10 केमिकल और मैं मिलाऊं तो मैं गोला बारूद बना सकता हूं, एक बम बना सकता हूं। पर ये एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई शुद्र भाग अर्जित किया जाता है, कब्जे में रखा जाता है, जिसको बिना पूरक भागों के उपयोग में नहीं लिया जा सकता, तो वो भी कोई व्यक्ति के द्वारा अर्जन किया जा सकता है, कब्जे में रखा जा सकता है, वहन किया जा सकता है। दोबारा समझाऊंगा इस धारा को, चिंता मत करना। क्या कह रहा है कि आयुध और गोला बारूद का शुद्ध भाग कोई माइनर भाग है, छोटा भाग है, जो आयुध और गोला बारूद जिससे बनता है, तो जो उस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जित या कब्जे में रखे गए पूरक भागों के साथ उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित ना हो। कि मेरे पास जो बारूद बनाने के लिए नाइट्रेट था, उस नाइट्रेट को मैं अकेला तो यूज में नहीं ले सकता, पर अन्य भागों के साथ मैंने अगर उपयोग में लेने के लिए नहीं रखा है और केवल उस नाइट्रेट्स का ही मुझे कोई काम है, तो वो धारा 45 के अंतर्गत नहीं आएगा। पर मेरे जैसे कोई मैंने नाइट्रेट रख रखा है, किसी ने सोडियम रख रखा है, किसी ने फास्फोरस रख रखा है, तो हमने बारूद की 5-7 लोगों ने अलग अलग चीजें रख रखी है कि हम आर्म्स एक्ट के अधीन नहीं आएंगे, क्योंकि शुद्ध भाग रखने को अलाउ करती है धारा 45। पर हमारा आज से क्या है कि हम पांचों अपने केमिकलों को मिलाकर एक बढ़िया गोला बारूद बनाएंगे। तो अगर हमारा आज सहित है कि हम आयुध या गोला बारूद के रूप में इसको उपयोग में लेंगे, तो हम धारा 45 के अंदर आ जाएंगे। पर यहां लिखा है कि आश्रित ना होना चाहिए, उपयोग में लेने के लिए आपका आशय नहीं होना चाहिए, तो ही आपको धारा 45 रिलीफ देती है। पेन चेंज करके दोबारा समझा रहा हूं लास्ट वाला पॉइंट, कई लोगों को समझ नहीं आया होगा। आयुध और गोला बारूद, जैसे गन का ट्रिगर है, मेरे पास गन का ट्रिगर है और ट्रिगर में गन का ट्रिगर के साथ एक स्प्रिंग आती है जो प्रेशर बनाती है गोली पर शूट करने के समय। तो मैं एक तो ट्रिगर लेके बैठा हूं और एक स्प्रिंग लेकर बैठा हूं, जो उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जित और कब्जे में रखे गए पूरक भागों के साथ उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है। मैंने उस ट्रिगर को कोई अन्य भाग मैंने छिपा कर रख रखे हैं और उनके साथ में उसको उपयोग में लेने के लिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, तो धारा 45 के मेरे पे लागू नहीं होगी। पर मेरा इंटेंशन है कि ट्रिगर तो मेरे पास है, स्प्रिंग मेरे पास है, और मैंने किसी और जगह पे ऐसा नाल मुख भी छिपा कर रख रखी है, कहीं पे मैगजीन छिपा के रख रखी है। तो फिर मेरा आशय है कि मैं ट्रिगर, स्प्रिंग, नाल मुख, मैगजीन सबको मिलाकर एक गन तैयार करूंगा, तो फिर मैं धारा 45 मेरे पे लागू नहीं होगी और मुझे धारा 3 के अंदर लाइसेंस लेना होगा। पर मैंने ट्रिगर और स्प्रिंग मेरे घर पे पड़ी है, मैंने रख रखी है, क्योंकि वो आयुध और गोला बारूद का शुद्ध भाग है और मेरा कोई इरादा नहीं है कि ऐसे ट्रिगर या स्प्रिंग के माध्यम से और अन्य भागों के मेरे कब्जे में रखे हुए इसके पूरक सप्लीमेंट्री पार्टों के साथ मिलाकर मैं इसको उपयोग में लूंगा, ऐसा मेरा कोई आशय नहीं है। तो फिर मुझे धारा 45 के अंदर रिलीफ मिलेगा, छूट मिलेगी। तो इन व्यक्तियों पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। किन किन पर? कोई आयुध या गोला बारूद है जो या तो समुद्रगामी जलयान या वायुयान के फलक पर लगा हुआ है और उसी का भाग है, उस समुद्रगामी जलयान या वायुयान का ही वो भाग है, उसी के पार्ट के रूप में, तो उसके संबंध में धारा 45 लागू नहीं होगी। कोई केंद्र सरकार के आदेश द्वारा या केंद्र सरकार के अधीन कोई कार्य आयुध गोला बारूद का कर रहा है तो उस पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। कोई लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य की चर्या में अगर कोई हथियार लेके चल रहा है तो उस पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। कोई एनसीसी का सदस्य, टेरिटोरियल आर्मी का सदस्य या केंद्र सरकार के किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी फोर्स का सदस्य है या केंद्र सरकार ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी फोर्स का सदस्य को अथोराइज किया है तो वो अपने कर्तव्य की चर्या में हथियार लेके चलता है, उन पर भी लागू नहीं होगी। या फिर अप्रचलित प्रकार के पौरात्मिक मूल्य के या बेमरम्मती कोई हथियार है उनके संपन्न में भी आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। और अगर आर्म्स और गोला बारूद का कोई छोटा सा माइनर पार्ट आप लेकर चल रहे हो जिसका आशय यह है कि इस पार्ट के, उस आयुध के और सप्लीमेंट्री पार्ट आपके पास नहीं होने चाहिए और उस छोटे पार्ट को आप उसके साथ मिलाने का आशय नहीं रखता है, तो आप पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। एक नोट, अप्लाई इन सर्टेन
केसेज कहाँ का लागू नहीं होगा? नथिंग इन दिस एक्ट शेल अप्लाई टू आर्म्स और एम्यूनिशन ऑन बोर्ड एनी सी गोइंग वेसल, समुद्र में चलने वाले जहाज पर, एनी एयरक्राफ्ट पर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी आर्मामेंट और इक्विपमेंट, कि उस सी गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट का ऑर्डिनरी पार्ट के रूप में या इक्विपमेंट के रूप में अगर ऐसे वेसल या एयरक्राफ्ट में कोई आर्म्स और एम्यूनिशन लगा है तो उस पर धारा 45 लागू नहीं होगी। और किस पर लागू नहीं होगी? कोई एक्विजिशन करता है, पोजीशन करता है, कैरी करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, रिपेयर करता है, कन्वर्जन करता है, थेफ्ट प्रूफ करता है, सेल ट्रांसफर करता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आर्म्स एम्यूनिशन को, तो उन पर लागू नहीं होगी। वो 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये परमिशन है। पहली कि बाय द अंडर ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, बना रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, एक्विजिशन में रखता है, पोजीशन कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो उस पर लागू नहीं होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कहा कि हथियार आपकी गाड़ी में भरकर और जयपुर से लेकर दिल्ली छोड़ के आओ और आर्मी के एरिया के अंदर हमारा गोदाम है वहां जमा करा देना। अब वो ट्रक वाले को परिवहन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो भी परिवहन करता है हथियारों का उसको लाइसेंस लेना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अधीन हथियारों का परिवहन कर रहा है तो उस पर धारा 45 लागू नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। या फिर और किस पर लागू नहीं होगी? बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ इज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते उसका जो ड्यूटी है, कोर्स ऑफ इज ड्यूटी, उसमें अगर वो एक्विजिशन पोजीशन कैरी करता है और भी कोई कार्य करता है हथियार के संबंध में, तो उस पर यह धारा 45 लागू नहीं होगी। बाय द मेंबर ऑफ नेशनल कैडेट कोर रेज और मेंटेन अंडर द नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948, कोई एनसीसी के द्वारा रेज और मेंटेन किया गया मेंबर है, या बाय एनी ऑफिसर ऑफ एनरोल्ड पर्सन इन द टेरिटोरियल आर्मी, कोई टेरिटोरियल आर्मी में एनरोल किया हुआ पर्सन है जो उसके द्वारा रेज या मेंटेन किया जाता है टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के अधीन। या फिर तीसरा, एनी मेंबर ऑफ एनी फोर्स रेज और मेंटेन बाय और दे में हेयर आफ्टर रेज और मेंटेन अंडर सेंट्रल एक्ट, किसी फोर्स के द्वारा या सेंट्रल एक्ट के अधीन रेज और मेंटेन किया गया कोई मेंबर है, या बाय एनी मेंबर ऑफ सच फोर्स, बाय एनी मेंबर ऑफ सच फोर्स एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन द कोर्स ऑफ इज ड्यूटी एज सच मेंबर ऑफिशियल एंड एनरोल्ड पर्सन। ऑफिशियल गजट में किसी भी फोर्स के सदस्य को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट नोटिफाई कर दिया तो उसका मेंबर, ऑफिसर और एनरोल्ड पर्सन भी इसके अंतर्गत छूट प्राप्त होगा। सी कैटेगरी बताता है कोई वीपन है, एनी वेपन ऑफ एन एब्सोल्यूट पैटर्न एंड एंटीक्वेरियन वैल्यू, एंटीक्वेरियन वैल्यू रखता है, पौराणिक मूल्य रखता है, और दिस रिपेयर विच इज नॉट केपेबल टू बीइंग यूज एज ए फायरमेंस, उसको रिपेयर करने के बाद भी वो फायरआर्म्स के रूप में काम में नहीं आ सकता, चाहे उसको रिपेयर करो या बिना रिपेयर करो, तो ऐसे लोग इस पर भी लागू नहीं होगी। तो बहुत पुराना है, पुरातनिक वैल्यू का है, बेमरम्मती हथियार है, दिस रिपेयर आर्म्स है, या फिर ऑब्सोलीट पैटर्न का हथियार है तो वो उस पर आर्म्स एक्ट लागू नहीं होगा। द एक्विजिशन, फोर्थ पॉइंट है एक्विजिशन, पोजेशन और केयरिंग बाय ए पर्सन ऑफ माइनर पार्ट्स ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन, कोई व्यक्ति है जो आर्म्स एम्यूनिशन के माइनर पार्ट को कैरी कर रहा है, पोजीशन में लेके चल रहा है, एक्विजिशन करता है। विच आर नॉट इंटेंटेड, उसका आशय नहीं है कि उसको यूज लेगा एलोंग विद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एक्वायर और पजेज बाय दैट, कि उसके द्वारा कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट भी अगर एक्वायर और पोजीशन में रखे जाते हैं उसके साथ उस माइनर पार्ट को यूज लेने का उसका इंटेंशन नहीं है तो उस पर धारा 45 लागू नहीं होगी। पर उसका इंटेंशन है कि सारे माइनर पार्ट को जोड़ के मैं आर्म्स बनाऊंगा तो धारा 45 लागू होगी और आपको सेक्शन 3 के अंतर्गत उसके लिए लाइसेंस इश्यू करवाना पड़ेगा। अंतिम धारा आर्म्स एक्ट की 1877 के अधिनियम 11 का निरसन किया। आर्म्स एक्ट 1959
आर्म्स एक्ट 1959 पढ़ने से पहले, ये बना था 1959 में, इससे पहले एक इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 चलता था। तो जब ये एक्ट बना आर्म्स एक्ट 1959, इसके द्वारा इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 को निरसित कर दिया गया, रिपील कर दिया गया और उसके स्थान पर 1959 प्रवर्त में हो गया। तो इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 को निश्चित किया गया। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से इंपोर्टेंट है कि इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 ने किसको निश्चित किया, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, ठीक है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1858 के निरसन के होते हुए भी और साधारण खंड अधिनियम 1847 की धारा 6 और 24 के उपबंधों पर प्रतिकाल प्रभाव डाले बिना प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन अनुदित, नवीनीकृत और अधिनियम के प्रारंभ से विविध पूर्व हर अनुज्ञप्ति यदि पहले ही प्रति संग्रहित नहीं कर ली गई तो ऐसे प्रारंभ के पश्चात उस कालावधि के जिसके लिए अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की गई है अनावश्यक भाग के लिए प्रवर्त बनी रहेगी। इतनी बड़ी रामायण की एक ही बात है, इतनी सारी बात कहने का, कि अगर कोई लाइसेंस था जो इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 के अनुसार बना था, रिन्यू हुआ था, और अगर वो 1959 वाला एक्ट बनने से पहले ही लागू प्रवर्त है तो वो 1959 के अधीन प्रवर्त रहेगा, लागू रहेगा, कंटिन्यू चलेगा और 1959 में उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। पर कोई 1878 के एक्ट के अधीन कोई लाइसेंस बना था और वो पहले ही प्रति संग्रहित कर लिया, रिवोक कर लिया, तो फिर आपको नए एक्ट 1959 के अधीन आपको लाइसेंस लेना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। हमारे लिए किसी काम की ये बात नहीं है। फिर भी मैं समझा देता हूं कि क्या इसने कहा है, उसको साधारण बात को समझ लो, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि एक एक चीज बताऊं। कई लोगों को लगता है कि ये धारा से बचने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता के चलता हूं। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 के निरसन के होते हुए भले ही 1959 का एक्ट लागू होते ही 1878 का एक्ट रिपील हो गया, यह जनरल क्लोज एक्ट 1857 की धारा 6 और 24 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। जनरल क्लोज एक्ट की धारा 6 और 24 में कुछ भी लिखा है उस पर हम कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन, प्रथम वर्णित अधिनियम 1878 का एक्ट, तो 1878 के एक्ट के अधीन ग्रांट किया गया, रिन्यू किया गया, और इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले प्रवर्त हर अनुज्ञप्ति की 1959 में, जब 1978 में तो लाइसेंस ग्रांट किया, 1878 के एक्ट के अधीन तो लाइसेंस ग्रांट किया, रिन्यू किया, और 1959 का एक्ट लागू होने से पूर्व वो एनफोर्स में था पुराना लाइसेंस, हर अनुज्ञप्ति। यदि अगर 1959 से पहले ही आपने प्रति संग्रहित नहीं कर ली तो ऐसे प्रारंभ के पश्चात, कौन से 1959 में ये एक्ट प्रारंभ होने के पश्चात उस कालावधि तक जिसके लिए वह अनुदत और नवीनीकृत की गई थी अनवसित भाग तक प्रवर्त बनी रहेगी। कि जितने टाइम पीरियड के लिए ग्रांट और रिन्यू की गई थी उतने टाइम पीरियड के लिए भले ही नया एक्ट लागू हो गया है वो प्रवर्त बनी रहेगी। समझ में आ गया? रिपील द, इंग्लिश समझा देता हूं, रिपील द एक्ट 11 ऑफ 1878, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, 11th ऑफ 1878 इज हियर बाय रिपील्ड। 1959 का आर्म्स एक्ट 1878 के इंडियन आर्म्स एक्ट को रिपील करता है, और नाउट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 और विदाउट प्रीजुडिस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 एंड 24 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट 1897। ये तो छोड़ दो कि इंडियन आर्म्स एक्ट के रिपील होने के बाद भी और जनरल क्लोज एक्ट की धारा 6 और 24 में कोई प्रोविजन दिए गए हैं तो उन पर बिना प्रभाव डाले, विदाउट प्रीजुडिस एवरी लाइसेंस ग्रांट और रिन्यू अंडर द फर्स्ट मेंशन एक्ट 1878 वाला एक्ट। तो जो भी लाइसेंस है, एवरी लाइसेंस ग्रांट और रिन्यू अंडर आर्म्स एक्ट 1878 एंड इनफोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। 1959 के एक्ट के कमेंसमेंट से पहले वो अगर प्रवर्त था तो अनलेस सूनर रिवोक, कि यदि वो पहले ही उसके 1959 के एक्ट के लागू होने से पहले 1 अक्टूबर 1962 से पहले अगर वो
रिवोक कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको नए एक्ट के अंदर लाइसेंस लेनी होगी। पर अगर उसको उससे पहले रिवोक नहीं किया गया तो कंटिन्यू इनफोर्स रहेगा, भले ही 1878 के अधीन वो ग्रांट हुआ हो, रिन्यू हुआ हो, कंटिन्यू इनफोर्स आफ्टर सच कमिटमेंट हो फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द पीरियड। जितने पीरियड के लिए उस एक्ट के अधीन उसको रिन्यू कर दिया था या ग्रांट किया था, उतने पीरियड तक वो कंटिन्यू रहेगा, और फिर इस एक्ट के अधीन भी उसको रिन्यू करवा सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं किया, विच इट हैज बीन ग्रांटेड और रिन्यूड। ठीक है, ये आर्म्स एक्ट था। अब इंपोर्टेंट धाराओं पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी धारा आपको इंपोर्टेंट है और कौन सी धाराओं को आपको याद करके मेंटेन करके चलना है। सबसे सबसे पहले बात करते हैं आर्म्स रूल की। 1 नंबर, धारा 1 से कुछ नहीं, कमेंसमेंट डेट याद रख लेना, और धारा 1 से कुछ नहीं पूछेगा। पूरे भारत में प्रवृत्त है, ये बात पूछने योग्य बिल्कुल भी नहीं है और शायद नहीं पूछेगा। दूसरी, धारा 2 में कुछ परिभाषा इंपोर्टेंट है। आर्म्स और एम्यूनिशन की परिभाषा जरूर आप देख कर जाना कि आर्म्स एम्यूनिशन क्या है। प्रति सिद्ध आर्म्स और एम्यूनिशन है, ये मेंस के पर्पज से इंपोर्टेंट है, ये भी आप देख कर जाना। और साथ में चलो 1 घंटे की क्लास होगी है, मैं अलग से क्लास बनाकर आपको डाल देता हूं कि आर्म्स एक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये तो क्लास ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। छोड़ो, अलग से क्लास क्यों बनाते हैं, इसी में मेंशन कर देता हूं। धारा 2 में परिभाषा खंड देख लेना। आर्म्स एम्यूनिशन 2 की परिभाषा, प्रतिसिद्ध आयुध और गोला बारूद की परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी परिभाषाएं देख लेना। धारा 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धारा 3 के बाद, अच्छा आपको स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी, मैं बोल रहा हूं वही सुन लेना। धारा 3 इंपॉर्टेंट है, 5 को देख लेना, 6 भी देख लेना मेंस के पर्पज से, धारा 8 और 9 देख लेना। उसके बाद धारा 13 देखना मेंस के पर्पज से, 14 देख लेना, 15 देख लेना, 13 14 15 तीनों देख लेना, 17 देखना और 18 देखना। तो अब तक क्या क्या बताइए, 3 5 6 8 9, उसके बाद 13 14 15 17 18 21 22 25 25 से लेकर, देखो पेनल्टी क्लोज सारी याद रखना क्योंकि एपीओ का काम है, तो 25 से लेकर ये पेनल्टी क्लोज है 30 तक, 25 से 30 तक 31 तक सारा देख लेना, पेनल्टी क्लोज इंपोर्टेंट है। 32 हमारे ज्यादा काम की नहीं है, 33 कंपनी द्वारा अपराध काम का नहीं है, 34 हेडिंग देख लेना, 35 भी हेडिंग में काम चल जाएगा। ठीक है, 35 में रेस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना, जिस व्यक्ति के ज्ञान में, इतना सा बात। 36 में हेडिंग से काम चलेगा, 37 हेडिंग से काम चलेगा, 38 हेडिंग सफिशियंट है, 39 में भी हेडिंग सफिशियंट है, 40 हेडिंग, 41 भी हेडिंग ही देख लेना, 42 हेडिंग सफिशियंट है, 43 हेडिंग, 44 हेडिंग, 45 पूरी धारा याद रखना, 46 हेडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बता दिया है, मेंस के पर्पज से कौन कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से तो आपको सारी चीजें देखनी होती है। थैंक यू सो मच। आज आर्म्स एक्ट पूरा हुआ, नया एक्ट में मैसेज करके बता दूंगा कौन सा शुरू कर रहा हूं।